कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। मेजर साहब मैं आपको लिंक भेजता हूं, अब आप कह दें कि वो भी एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस तरह आपकी आदत है, आपकी आदत है मेजर साहब। जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया ना, तो आपको बड़े एथिक्स याद आने हैं मेजर साहब। जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया, आपको बहुत एथिक्स याद आएंगे। मैंने खामोशी से आपके सारे झूठ सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। मैंने आपके झूठ खामोशी से सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। आप लोग तो मेरी बातें नहीं हजम कर पा रहे यार, आप लोगों ने हमसे मुकाबला खाक करना है। सेंस की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से, कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी सेंसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और हम दिखाते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों की धज्जियां बिखेरी है ना, ये सब कुछ बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितने सेंसेबल हैं। फिजाइया मनोमट्टी तले दफन की मेजर, आप लोगों की नेवी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो 1 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। आप लोगों की फौज जो है वो मोर्चों से नहीं निकल सकी, तो हमारे साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। ये भाषण जाके जाहिल भारतीयों को सुनाओ, ये भाषण जाहिल भारतीयों को सुनाओ मेजर, ये वो सुन लेंगे ये बकबक। उनको ये भाषण, ये मंजन बेचो, ये मेरे सामने ये बातें नहीं करो। उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का, ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? तो मुझे बताओ वो जो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा नहीं हुआ वो किसकी औलाद है? वो जो किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ आपका वजीर आजम, वो किस जानवर की औलाद है? वो किस जानवर की औलाद है? इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है, अब आगे रुख क्या रहने वाला? पहली बात तो ये ऋतु कि इस्लामाबाद पीस टॉक्स फेल नहीं हुई है, ना अमेरिका इनको फेल कर रहा है, ना ईरान इनको फेल कर रहा है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगला दौर जो है वो पॉसिबली पाकिस्तान में दोबारा हो सकता है। तो पूरी दुनिया में मां सिवाय भारत के इस वक्त कोई भी ये नहीं समझता कि ये पीस टॉक्स फेल हुई हैं। बाकी आप लोगों को इससे क्या तकलीफ है उसका मुझे बखूबी अंदाजा है, और उसका इलाज भी है मेरे पास। आप लोग आदित्य धर से कहें कि वो धुरंधर 3 का स्क्रिप्ट तैयार करवाए और उसके अंदर दिखा कि किस तरीके से अजित डोवल जो है वो पाकिस्तान के पीएमओ में एज एन इंडियन स्पाई काम करता है, और उसने पाकिस्तान के वजीर आजम को कन्विंस किया कि किस तरीके से ये पीस करवानी है। इस युद्ध से पहले तक पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की काफी बातें होती थी, और आपने भी मोसाद के बारे में खूब सुना होगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ईरान युद्ध ने मोसाद को उसके एक ऐसे दौर में पहुंचा दिया है कि आज उस पर भी सवाल हो रहे हैं? क्या ये मोसाद का अब तक का सबसे बुरा दौर है? इजराइल में कहा जा रहा है कि मोसाद और उसके जासूस इस युद्ध में फेल हो गए हैं, उनकी हार हो गई है। इजराइल में विपक्ष आज मोसाद को लेकर, मोसाद की भूमिका को लेकर सवाल पूछ रहा है। हार होने के बाद से मोसाद ने अमेरिका को भरोसा दिया था कि वो ईरान में रिजीम चेंज, युद्ध के पहले मोसाद ने ये भरोसा दिया था कि वो रिजीम चेंज करेगा, वहां पर सड़कों पर लोगों को लेकर आएगा एक बार आयतुल्लाह खमेनी और टॉप लीडरशिप खत्म होती है। लेकिन मोसाद के जासूस ऐसा नहीं कर पाए। मोसाद को ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करने में कामयाबी मिली, लेकिन यह कामयाबी इजराइल के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थी। इजराइल के लिए मायने ये रखता था कि ईरान में रिजीम चेंज हो, कोई नया नेता वहां सरकार ना बनाए। मोसाद को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इजराइल की यह खुफिया एजेंसी इस काम में फेल हो गई, और अब कहा जा रहा है कि मोसाद अपने पुराने वजूद को खो सकती है। इजराइल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मेजर जनरल रोमान गॉफमैन को मोसाद का नया चीफ चुना गया। यह भी तब हुआ है जब रोमान गॉफमैन को खुफिया दुनिया का कोई अनुभव ही नहीं है। जो सीमित मोसाद के नए चीफ का चुनाव करती है, जो माफ कीजिएगा जो समिति मोसाद के नए चीफ का चुनाव करती है, उसने तो रोमान गॉफमैन के नाम का विरोध भी किया। ये कहा कि जिस जनरल को यही नहीं पता कि खुफिया दुनिया कैसे काम करती है, वो मोसाद की कमान कैसे संभालेगा। लेकिन इन आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। अगले मोसाद चीफ के लिए रोमान गॉफमैन के नाम को हरी झंडी दे दी गई।
ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि रोमैन गॉफमैन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सैन्य सचिव हैं और उन्हें उनकी कहा जाता है कि उनका गो टू मैन है। अब तक इजराइल में सब कुछ होता था, लेकिन मोसाद को सारे बदलावों से अलग रखा जाता था। मोसाद एक सैक्रोसैंक्ट उनके लिए उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, जिसकी धमक, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और कम से कम मोसाद पर कभी राजनीति पहले नहीं होती थी। मोसाद को सैक्रोसैंक्ट वहां पर माना जाता है और मोसाद जैसी एजेंसी को लेकर पूरे विश्व में अनेकों देश अपने अपने इंटेल एजेंसीज को कहते हैं कि मोसाद की तरह बनो। सोचिए आप, ईरान में हमास के नेताओं को बिल्डिंग में वो जिस फ्लोर में खड़े थे वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर करके मार गिराने में मोसाद कामयाब रहता है। लेकिन ईरान युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। आज मोसाद की हालत यह है कि इसके नए चीफ को ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कठपुतली माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध मोसाद को कमजोर कर देगा और अब आप मोसाद के वैसे ऑपरेशंस के बारे में कम सुनेंगे जिन्हें अब तक स्पाई वर्ल्ड में पढ़ाया जाता था। लेकिन देखिए आज इसी मोसाद में क्या हो रहा है। हालांकि किस्मत सिर्फ मोसाद की खराब नहीं चल रही, किस्मत तो अमेरिका के भी दिन में आजकल तारे दिखा रही है। अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज की कई कोशिशें की, लेकिन वहां वो टॉप लीडरशिप को खत्म करके भी सरकार बदलवाने में कामयाब नहीं हुआ। और जिस हंगरी में वो रिजीम नहीं चेंज होने देना चाहता था और विक्टर ओरबान की सरकार को बचाना चाहता था, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जे डी वांस को हंगरी भी भेजा था। वहां सारी कोशिशें करने के बाद भी हंगरी में रिजीम चेंज हो गया। यानी जहां अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है वहां होता नहीं, और जहां नहीं चाहता है वहां लोग सरकार बदल देते हैं। साल 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री थे ये साहब विक्टर ओरबान। उन्होंने 4 चुनाव जीते, लेकिन जिन चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने विक्टर ओरबान साल 2010 से हंगरी के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 4 चुनाव जीते, लेकिन जिन चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका समर्थन किया वही चुनाव वो हार गए। और इसी हार को अमेरिका के लिए जले पर नमक जैसा माना जा रहा है। हंगरी के यूरोप के समर्थक पीटर मैगियर की जीत हुई है और जीत के बाद हंगरी में कितने बड़े स्तर पर जुलूस निकाले गए हैं आप वो देखिए। इससे आपको समझ में आएगा कि असल ताकत जनता की ही होती है। Ma este bebizonyosodott, hogy a szeretet, a hazánk iránti szeretet legyőzte a mélységes megvetést. Olyan ország akar lenni, amely nem vazallus a senkinek, az időskorok. Olyan ország, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért. Vége van! Vége van! Vége van! हाँ जी, वीडियो देखी आपने, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करना है, आप लोगों को भी पता ही है कि ये हमारे गोदी मीडिया, गला फाड़ने वाले मीडिया, रोने चलाने वाले मीडिया, हमारे पड़ोसी मीडिया, इनके मुकद्दर में रोना लिख दिया गया है। इन्होंने रोते रहना है, ये करने वाले कुछ भी नहीं है, इनकी औकात भी कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ देखते जलते रहना है और इसके पल्ले भी कुछ नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं। कभी कुछ खबर किधर से लेकर अपनी अवाम को ऐसे वैसे कर लेते हैं, यार ये खो जाएगा जो हम ये, यानी कि अवाम को इन लोगों ने ना उल्लू बनाया हुआ है, हमारी अवाम को नहीं, हम तो इनको टोटली जानते हैं। इंडियन अवाम को इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है, पल्ले इनके कुछ भी नहीं होता, ना इनको कुछ सेंस होती है, ना इनकी कुछ सहाफियाती जो भी होती हैं, मैनर्स होते हैं। सिर्फ इन्होंने गला फाड़ना है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।